नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। हमारे राजस्थान के अंदर असली मुखिया क्यों कौन? ये बात राजस्थानी दिसंबर 2023 से लेकर अब तक पूछ ही रहे हैं। ऐसा सवाल मैं क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे का एक निहित कारण है। कारण ये कि राजस्थान में जब से चुनाव हुए हैं, उसके बाद राजस्थान में बनी सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उसमें मुखिया के रूप में दिखाए गए थे, राजनीतिक मुखिया के रूप में भजनलाल शर्मा जी। लेकिन भजनलाल शर्मा जी को जो कार्य करने में असुविधाएँ हो रही थी, या फिर ये कहिए कि लोगों को लगता था कि वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे दिल्ली का दखल है। अब ये दिल्ली के दखल की क्या कहानी है? असल मायने में केंद्र के अंदर बैठी हुई एनडीए सरकार या मोदी सरकार राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार को बनाती है। भजनलाल जी से अपेक्षाएँ हैं कि वो राजनीतिक मुखिया के रूप में जनता की आवाज़ बनेंगे और जनता के विषयों को मतलब जो भी विषय हैं, उनको दिल्ली ले जाएँगे या अपने स्तर पर रिज़ॉल्व करेंगे। केंद्र सरकार में जब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार किया था राजस्थान के लिए, तो यही कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, मेरा पूरा फोकस राजस्थान पर रहेगा, आप लोगों के लिए मैं खुद हाजिर रहूंगा, और ये हुआ भी। प्रधानमंत्री मोदी के कई दौरे राजस्थान में हुए हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी पसंद से एक व्यक्ति को, जो कि पहली बार एमएलए बन रहे थे, उन्हें सीएम बनाया था, ऐसे में उनके पास कार्य का अनुभव कहा जाए कम था। साथ ही साथ में उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ थी, उसमें भी कोई ना कोई कमी पेशी रही होगी। इसीलिए केंद्र ने अपनी तरफ से अपने एक सचिव को राजस्थान में मुख्य सचिव बनाकर भेजा। अर्थात केंद्र ने दो मुखियाओं को राजस्थान में भेजा। एक राजनीतिक मुखिया बनाकर के बनाए गए थे भजनलाल शर्मा जी, रहने वाले हैं भरतपुर से, लेकिन चुनाव लड़ाया गया जयपुर के सांगानेर से, और उन्हें प्रथम बार के चुनाव में ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। भजनलाल शर्मा जी को राजनीतिक रूप से तो सही, लेकिन उनको प्रशासनिक रूप से सपोर्ट करने के लिए केंद्र ने अपने पास से एक अधिकारी भेजे, जिनका नाम था सुधांशु पंत। अब इस व्यवस्था को समझ लेते हैं। देखिए, सरकारें जब चलती हैं तो दो तरह से होती है, एक राजनीतिक प्रमुख होता है और एक प्रशासनिक प्रमुख होता है। अगर कोई भी राजनेता अपनी तरफ से कोई कार्य कराना चाहे, तो वो करवाता अपने ही जो अधिकारी गण हैं, उनके माध्यम से है। तो मुख्यमंत्री जिस प्रकार से राजनीति के मुखिया हैं, ऐसे ही प्रशासन के मुखिया होते हैं मुख्य सचिव। ये एक सरकारी पद है। सीनियर या वरिष्ठतम जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो यहां पर बैठते हैं। अर्थात जब ये इस पद पर बैठे हैं, तो पद की ताकत के आधार पर आईएएस में इनसे ऊपर कोई पद नहीं होता। भले ही सीनियरिटी में इनसे ऊपर कोई हो, लेकिन अगर इन्हें सीनियरिटी क्रॉस करके इस पद पर बिठाया गया, जिस समय बिठाया गया, कहते हैं उस समय 6 आईएएस अधिकारी राजस्थान में इनसे ज्यादा सीनियर थे, लेकिन इन्हें मुख्य सचिव के पद पर बिठाया गया, क्योंकि केंद्र को इन पर भरोसा था। अब केंद्र को भरोसा क्यों था? क्योंकि जब पिछली गहलोत सरकार थी, उस समय पर आपने केंद्र के अंदर प्रतिनियुक्ति पर काम किया है। हम जब रीपा के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे, जो हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है राजस्थान का प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, वहां पर आप उस समय एसीएस के पद पर तैनात थे। सरकार में इन्हें उस समय गहलोत सरकार में इस तरह के पद मिले थे, जो ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते आईएएस ऑफिसर्स के लिए। उन्हें इस तरह का पद माना जाता है कि ये तो साइलेंट पोस्टिंग जैसी है, मतलब आप हो भी नहीं भी हो, कुछ आपका होना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। मतलब अधिकारीगण पोस्टिंग्स को पसंद कम करते हैं। ऐसे में आप केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र चले गए थे, और वहां जाकर के आपने स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव का पद संभाला। अच्छा, अब ये जो सचिव का पद है और मुख्य सचिव का पद है, ये क्या होता है? देखिए, राज्य के और केंद्र के अंदर दोनों जगह पदों के नाम एक जैसे होते हैं। जैसे हमारे यहां पर भी सचिव का नाम होता है, केंद्र में भी सचिव नाम होता है, यानी सेक्रेटरी नाम होता है। सचिव जी पंचायत वाले सचिव जी नहीं हैं, लेकिन अगर मायने समझेंगे तो कहीं न कहीं वैसा ही होगा। अगर आपने पंचायत वेब सीरीज़ के अंदर सचिव जी देखे हैं, तो उनका काम जिस तरह से प्रधान को या फिर वहाँ के जो सरपंच हैं, उनको सपोर्ट करना है, उनके लिए वो प्रशासनिक मुखिया के तरह से काम कर रहे हैं। वैसे ही समझिए कि अगर वो गाँव के लिए एक प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो प्रधानमंत्री के लिए भी एक सचिव होगा। लेकिन चूँकि एक ही सचिव सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए कई सारे सचिव नियुक्त किए जाएँगे अलग-अलग कामों के लिए। भई तुम सड़क का काम सँभालोगे, तुम स्वास्थ्य का, तुम बिजली का, कि तुम नई योजनाओं का, तुम डिफेंस का, तुम फाइनेंस का। इस तरह से कई सचिव बनाए जाते हैं, क्योंकि मुखिया के पास दायित्व बहुत है। तो ऐसे में बहुत सारे सचिव बनाए जाते हैं और उन सचिवों पर एक मुख्य सचिव बिठाया जाता है, ताकि मुखिया जो है वो मुख्य सचिव से बात करे और वो बाकी सचिव के माध्यम से काम कराया जाए। ऐसे ही राज्य की जब बात हो, तो राज्य में भी बहुत सारे सचिव होते हैं। शिक्षा का सचिव होगा, फाइनेंस का सचिव होगा, परिवहन का होगा, ऊर्जा का होगा, तमाम प्रकार के सचिव होंगे। लेकिन इन सभी का एक मुखिया होगा, जो मुख्य सचिव होगा, और वो मुख्य सचिव
मुख्यमंत्री के पैरेलल बैठ करके काम करेगा। पैरेलल से अर्थ ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को आदेश देगा, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो कमतर आंका जाएगा। अर्थात मुख्यमंत्री को अपने जितने भी काम कराने हैं, वो वाया इसके थ्रू ही होंगे, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग के काम हो, नीतियों के क्रियान्वयन के काम हो या समन्वय आधारित काम हो। यानी बिजली विभाग को पानी विभाग से दिक्कत है या सड़क विभाग को पर्यावरण से दिक्कत है, सबका कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम इसी व्यक्ति के पास होता है। अर्थात राज्य का सबसे पावरफुल पद अगर कोई होता है तो कागजों में इसी पद को कहा जाता है, जिसे चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है साहब। तो केंद्र से, चूंकि ये पहले राजस्थान कैडर के ही 1991 बैच के अधिकारी रहे हैं, आप केंद्र के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अंदर सचिव चले गए थे जब गहलोत सरकार यहां थी। अर्थात एक तरह से कहिए तो गहलोत साहब से प्रसन्न नहीं थे। कोरोना काम में इन्होंने बढ़िया, मतलब गहलोत साहब इनसे प्रसन्न नहीं थे और इन्होंने वहां जाकर केंद्र में कोरोना के काल में स्वास्थ्य विभाग के सचिव के पद पर रहते हुए काफी अच्छे से अपनी भूमिका को निभाया। सरकार की नजर में आए, केंद्र सरकार की नजर में आए कि हाँ भाई अच्छा आदमी है, कल को इसे अगर हमें राज्य में भेजना होगा तो इसे उस राज्य का मुखिया बनाकर भेजेंगे। तो केंद्र सरकार ने जैसे ही राज्य के अंदर बीजेपी सरकार आती देखी, तो तत्काल प्रभाव से दिसंबर 2023 में बीजेपी सरकार बनती है। जनवरी 2024 में आपको उषा शर्मा जी के रिटायरमेंट पर तुरंत भेज दिया जाता है राज्य का मुख्य सचिव बना करके कि आप जाइए और आप मुख्य सचिव का पद संभाल लीजिए। अब देखिए यहां पर समझने की बात यह है कि केंद्र ने भेजा है, कैडर तो राजस्थान ही था, फिर केंद्र का क्या महत्व हुआ? तो एक बात समझिएगा, हमारे राज्य के या किसी भी राज्य के जितने भी आईएएस और, मतलब ये जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं, 3 अधिकारी ऑल इंडिया सर्विस के होते हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये तीनों कर सेवाओं के जो अधिकारी हैं, जिन्हें ऑल इंडिया सर्विस का कहा जाता है, इन्हें असल मायने में केंद्र के अंदर बैठे मंत्रालयों से ज्यादा काम पड़ता है। राज्य के लिए ये कम ही विश्वस्त माने जाते हैं। अर्थात राज्य तो इनका एक कैडर है, लेकिन रिपोर्ट जो है ना, ये पूरी तरह से केंद्र को करना पसंद करते हैं, क्योंकि केंद्र ही इन्हें प्रतिनियुक्ति पर बुलाता है, केंद्र ही इन्हें बेहतर जिम्मेदारियां दिलवाता है। एक तरह से समझिए जैसे केंद्र के द्वारा राज्य में गवर्नर नियुक्त किया जाता है कि भाई देखो जाकर के, किसी की भी सरकार हो लेकिन हमारे आंख कान नाक बनकर जाओ, ऐसे प्रशासन में केंद्र की तरफ से मुख्य सचिव का पद होता है। जब केंद्र की और राज्य की सरकारें अलग होती हैं तो राज्य के अंदर राज्य अपनी मर्जी से मुख्य सचिव नियुक्त करता है, लेकिन जब केंद्र और राज्य दोनों में एक जैसी सरकारें हैं तो ऐसे में जो ज्यादा पावर में होगा या जिसको अपनी बात ज्यादा मनवानी होगी, वो अपनी मर्जी का मुख्य सचिव लाएगा। तो हमारे राज्य के अंदर भी जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी आए, ये केंद्र की इच्छा पर आए और उन्हें वहां से यहां पर जिम्मेदारियों के साथ भेजा गया कि जाइए। अब आप जब यहां आए तो आपने बढ़िया से अपना काम निभाया, समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, विभागों में समन्वय रखा। लेकिन इनके समन्वय के चलते और दिल्ली में इनके अनुभव के चलते, पीएमओ से इनकी नजदीकी के चलते, कहीं ना कहीं सीएम जो है वो किनारे लगने लगे। कि सीएम किनारे लगने लगे, भजन लाल जी पहले ही प्रथम बार के थे, तो उन्हें अपोजिशन की तरफ से घेरना शुरू हुआ, कहना शुरू हुआ कि साहब आप जो हैं अभी नौसिखियां हैं, अभी आपको पता तो है नहीं, सरकार तो प्रशासन ही चला रहा है, यानी कि सरकार के नाम पर सुधांशु पंत ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, असल मुखिया तो वही हैं, आप तो केवल नाम मात्र के बिठा दिए गए हैं, सारे फैसले तो वही लेते हैं। अब ये सब बातें राजनीतिक मुखिया को जाकर बतानी होंगी कि साहब देखिए, जनता में यह संदेश जा रहा है कि एक प्रशासनिक अधिकारी इतना पावरफुल हो गया है कि वो सारे कार्य वही एग्जीक्यूट करता है। जो भी बातें रही होंगी, अब देखिए बिहाइंड द सीन तो क्या हुआ होगा ये तो अपन को नहीं पता है, लेकिन अब सुर्खी ये बनकर आती है कि आपका तबादला कर दिया गया है, आपको फिर से प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में बुला लिया गया है, सचिव के पद पर बुला लिया गया। अब आपका दिमाग एकदम झन्ना आएगा, यहां तो मुख्य सचिव थे, वहां जाकर के सचिव के पद पर बिठाएंगे तो क्या पद कम कर दिया गया है क्या? तो देखिए, केंद्र के अंदर जो सचिव है वो इक्विवेलेंट होता है राज्य के मुख्य सचिव के, और जो केंद्र के अंदर जैसे राज्य का मुख्य सचिव पद है, ऐसे केंद्र का जो मुख्य सचिव होता है उसे कैबिनेट सचिव कहा जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। अर्थात वो व्यक्ति है जो सारे मुख्य सचिव जितने भी राज्यों के हैं उनकी बैठक ले सकता है, उनको दिशा निर्देश दे सकता है, वो प्रधानमंत्री का सचिव होता है। लेकिन यहां एक ध्यान देने की बात यह है कि यह प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बने हुए कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बने हुए चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा एक सेक्रेटरी और होता है जिससे सबको चिंता रहती है, और वो होता है मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का अपना सेक्रेटरी। अब ये क्या बवाल है? देखिए, शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग है, पानी के लिए पानी विभाग है, जलदाय विभाग है, उन सब के अपने सेक्रेटरीज होते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी तो अपने आप में कार्यालय चलाते हैं। सीएम का अपना सीएमओ होता है, पीएम का अपना पीएमओ होता है,
वो भी एक विभाग की तरह ट्रीट किया जाए तो उसका भी एक मुखिया होता होगा। तो यानी सीएमओ का भी एक सेक्रेटरी होता है। सामान्यतया वो एसीएस स्तर का होता है, असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी स्तर का होता है। लेकिन वो मुख्यमंत्री के मुंह लगा हुआ होता है। या फिर कहिए तो पीएमओ के अंदर बैठा हुआ जो एसीएस स्तर का व्यक्ति है, वो पीएम के बहुत मुंह लगा होता है, क्योंकि पीएम उसे अपना एकदम निजी आदमी मानता है। उसे सामान्य रूप से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम कहा जाता है, या पीएमओ का सचिव कहा जाता है, या सीएमओ का सचिव कहा जाता है। अपने राज्य में यहां पर दो व्यक्ति थे, आलोक गुप्ता और एक शिखर अग्रवाल। ये वो व्यक्ति थे जो इस समय सीएमओ को संभाल रहे थे। आलोक गुप्ता जो सीएमओ में थे, सचिव के पद पर, कहिए तो उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम कहिए, उन्हें कुछ महीने पहले उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें दूसरे विभाग में भेज दिया गया। इस समय सीएमओ के अंदर जो सचिव की भूमिका निभा रहे हैं, वो हैं शिखर अग्रवाल। अब शिखर अग्रवाल जो हैं, वो सीएम के सचिव के पद पर हुए, अर्थात सीएम के सचिव और दूसरी तरफ सारे प्रशासनिक मुखियाओं के सचिव, चीफ सेक्रेटरी। अब आप पद की हायरार्की समझिए। यहां पर प्रशासन में टॉप पर बैठा व्यक्ति हो गया सीएस, इधर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के पैरेलल बैठ मुख्यमंत्री, लेकिन इधर एक व्यक्ति है जो निचले पद पर बैठा है इस तरह से, जिसका नाम है मुख्यमंत्री का सचिव। लेकिन उसके पास पावर है एक काम की, और वो क्या है? वो मुख्यमंत्री के कान भर सकता है, वो मुख्यमंत्री से अपने मर्जी के काम करवा सकता है। अर्थात वो इन दो मुखियाओं में से इस मुखिया के बहुत करीबी है। ये वही वाली बात है कि राजा का जो ड्राइवर होता है ना, वो भी बहुत पावरफुल होता है। यहां तो सचिव की बात है। तो ऐसे में विचार करिए कि सीएम का जो सचिव है, वो सीएम को पूरे टाइम फीड कर रहा है कि सर देखिए, आपकी एक फाइल थी, सीएस को पास करनी थी, नहीं करी। साहब देखिए, बात ऐसी थी कि सीएस को ना इन लोगों का ट्रांसफर करने की कहा था आपने, नहीं करा। यानी कि उस सचिव की तो वफादारी केवल सीएम के प्रति है, उसकी सीएस से कोई लेने देने की कहानी नहीं है। अर्थात सीएम वर्सेस अगर सीएस देखा जाए, तो एक व्यक्ति जो निचले पायदान पर बैठा है, वो पूरी तरह सीएम को फीडिंग दे रहा है। होता क्या है, जब सीएम नौसिखिया होते हैं, जब नए नए मुखिया बनते हैं, जिनके पास अनुभव की कमी होती है, तो ये सचिव के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। जैसे अभी जो फिलहाल के लिए भजन लाल जी हैं, जो बहुत तेजी से चीजों को सीख रहे हैं। भाई पहली बार का अनुभव है होने को, प्रधानमंत्री मोदी भी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके साथ में एक नेचर जुड़ी रही कि वो बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चल रहे थे। यहां पर सीएम के साथ में ये देखा गया कि मतलब खुश मिजाज व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ये तो नहीं है कि साहब इनको कोई और चला रहा है। तो सीएम के बारे में एक इमेज जाने लगी कि सीएम को चला रहा है सीएमओ, और सीएमओ के अंदर बैठे जो सचिव हैं, वो सीएम को फीड करते रहते हैं, और सीएम बस उन्हीं के आधार पर कार्य करते रहते हैं। जैसे जैसे राजनीतिक अनुभव बढ़ता जाता है, अनुभव बढ़ा जैसे वसुंधरा राजे जी का, अशोक गहलोत जी का, तो इनके समय में भी जो इनके सचिव रहे, जैसे वसुंधरा जी के समय में तन्मय कुमार जी का नाम बहुत था। मतलब उनके समय में जो मुख्य सचिव था, उससे ज्यादा पावर तन्मय कुमार जी की, जो कि रिपोर्टिंग टू वसुंधरा राजे जी थी, उनका नाम बहुत हुआ करता था। ऐसे ही अशोक गहलोत जी के समय पर राका साहब थे, कि उनका नाम, लेकिन चूंकि गहलोत साहब काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी है, तो वह अपने सचिव की हर बात में नहीं आते थे, वो सचिव को रोक लेते थे कि भैया रुको, तुम्हारी हर बात सही नहीं हो सकती, मेरा भी राजनीतिक अनुभव है और मेरा भी जमीनी अनुभव है, मैं जानता हूं कि चीजें कैसे हैं। लेकिन जब अनुभव कम होते हैं, तो सचिव की बात सही लगने लगती है। ऐसे में यहां मत भिन्नताएं बढ़ने लगी और वो पब्लिक में आने लगी। सुधांशु पंत जी जब अपॉइंट हुए थे चीफ सेक्रेटरी के नाम पर, अब उनके ट्रांसफर की ये न्यूज आती है, यानी प्रतिनियुक्ति की खबर आती है कि आप अब जाएंगे और केंद्र में एक डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वहां पर अमित यादव जी की जगह लेंगे, जो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो आपको सचिव बना दिया गया ऐसे विभाग का जिस विभाग की कोई पहचान नहीं है। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय जो है, वो केंद्र में बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड पद नहीं है। मतलब उसको ऐसा नहीं माना जाता कि साहब बहुत बड़े पद पर आप आ गए हैं, उसे एक अच्छा पद कंसीडर नहीं किया जाता। हाँ, योजनाएं बहुत सारी क्रियान्वित किया जाता है, लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी हो आप किसी राज्य के, वहां से उठाकर आपको सामाजिक विभाग के अंदर भेज दिया जा रहा है, तो एक तरह से पद के दायित्व के आधार पर उसे थोड़ा कमतर पद माना जाता है। ठीक है साहब। ऐसे में क्या ये पहली बार घटित हो रहा है? नहीं। ऐसा एक बार और भी हुआ था, जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उस समय पर जो सीएस थे राजीव महर्षि, उनको दिल्ली में पोस्टिंग दी गई थी। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, वो भी बहुत कम समय के अंदर ही वहां चले गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह कि राजीव महर्षि जी बाद में, मतलब आप सीएजी के पद से रिटायर हुए, यानी कि केंद्र में उनको प्रतिनियुक्ति पर जब बुलाया गया था, तो उनसे और बड़े दायित्व निभाने थे। अब यह भी संभव है, क्योंकि अभी सीएस के रिटायरमेंट में 1.5 साल बचा है। हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर बिठा दिया जाए। यह भी कुछ हलकों में बातचीत है कि यहां पर अभी सीएस को सचिव सोशल जस्टिस लेकर के, और वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी का पद खाली होने वाला है अगले साल। तो कैबिनेट सेक्रेटरी यानी सारे सचिवों का मुखिया भी इन्हें बनाया जा सकता है, क्योंकि
पीएम से इनकी समझ बढ़िया है। तो उम्मीद है कि अब आपको कार्यकारिणी जो है वो समझ में आ गई, पूरा दायित्व समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के राजस्थान के जो सुधांशु पंत हैं, जो कि न्यू चीफ सेक्रेटरी बने थे 2024 के अंदर, 2025 डेढ़ साल के कार्यकाल, लगभग 2 साल के कार्यकाल में आपने अपने पद पे डेपुटेशन लेकर के अब चले गए हैं। सीनियरिटी को लांघकर बनाए गए जो पंत हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे राजीव महर्षि जो 2013 में गए थे और डीबी गुप्ता को पद से हटाया गया था सीएस के पद से, अब तीसरा नाम अब आप इनका जुड़ गया है। जो पक्ष में लोग कहने वाले हैं वो ये कि इनका पीएमओ से बहुत अच्छा व्यवहार है, तो पीएम इन्हें हो सकता है और बड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में सोच रहे हो, या फिर केंद्र से ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रधानमंत्री ने केंद्र में ही अपने पास बिठा के रखें कि अब आप यहीं से मॉनिटर करो कि कौन कौन क्या कर रहा है। ये सब एक तरफा बातें हैं कि सुधांशु पंत साहब जो हैं वो वहां बैठ करके अब ज्यादा अच्छे से मॉनिटर करेंगे, लेकिन ये बात मतलब सत्य नहीं है। इसके साथ साथ चर्चाओं का दौर यह भी चलता है कि सीएस यहां रहते हुए जब सीएम को ओवरशैडो कर गए थे, जब सीएम का चेहरा दिख ही नहीं रहा था, उस समय पर सीएम से कई बार सवाल किए गए थे कि बताइए सर, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, तो आप मतलब सीएस कर रहे हैं। राजस्थान में पपेट बना दिया गया था प्रधान मतलब मुख्यमंत्री को, कहा जा रहा था कुछ हो ही नहीं रहा है। अपोजिशन लगातार हमलावर था, सीएस की ही चलती है। जहां देखें मुख्य मंच पर सीएस दिखाई पड़ते थे सीएम के साथ में। और तो और मतलब हद तो यह थी कि प्रधानमंत्री खुद राजस्थान दौरे पर जब आए तो सीएम को छोड़कर सीएस से हाथ मिलाते दिखे। इस पर एक्स सीएम की तरफ से भी खूब बयानबाजी होती रही। ये तस्वीर बहुत वायरल हुई जब प्रधानमंत्री से मुलाकात थी इनकी। तो ये सब तस्वीरों के चलते सुधांशु पंत बहुत लाइमलाइट में रहे। ऐसे में अब इनका पद छोड़ना या फिर अब प्रतिनियुक्ति पर वहां जाना, इसके पीछे की कहानियों में निकल कर आता है कि ये लगातार लंबे समय से केंद्र में प्रतिनियुक्ति मांग रहे थे कि सर मुझे वहीं बुला लो, मैं इस फालतू की भीड़ से बाहर आना चाहता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम को भी अभी अंता में उपचुनाव है, अंता में उपचुनाव है। भजनलाल जी ने वसुंधरा जी के साथ में रोड शो किया है, राजनीतिक रूप से वो परिपक्वता दिखा रहे हैं, तो वो उनकी डिमांड भी हो सकती है कि सर मुझे कुछ करके दिखाने दो, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि मैं ताकतवर हूं। लोगों को यह ना पता चले कि मेरे को सचिव के माध्यम से चलाया जा रहा है। लेकिन अब जब ये फिजा हटी है, तो अब शिखर अग्रवाल जी का नाम तेजी से आने लगेगा कि मुख्यमंत्री तो शिखर अग्रवाल जी के कहने पर चलते हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जिनके बारे में बयान चलते रहेंगे। अब जो बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं वो नाराज थे, मतलब सीएस साहब की ट्रांसफर पोस्टिंग्स में उनकी नहीं चल रही थी, सीएम के साथ मन भिन्नता चल रही थी, कई फाइलें सीएम खुद ही सीएस के पास से बिना पास करवाए ही निकलवा दे रहे थे, कई प्रकार की चीजें चल रही थी। अब ये सब ऑफिस के अंदर चलने वाले मनमुटाव हो सकते हैं। उनमें से एक बड़ा बात कहा जा रहा है कि सीएस जो थे वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम लगे हुए थे, आलोक गुप्ता जी, उनको जब हटाया गया उससे खिन्न थे। अब ब्यूरोक्रेसी में सबको अपने हाथ में ताकत लेने का मन करता है कि सत्ता मैं चला रहा हूं। हो सकता है कि सीएस को लगता होगा सत्ता वो चला रहे हैं, या फिर जो अभी सचिव हैं शिखर अग्रवाल, उन्हें लगता होगा कि सरकार वो चला रहे हैं। सरकार असल में जनता की चुनी हुई होती है, मुख्यमंत्री को ही चलानी होती है, जनता का ही शासन होता है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को कई बार जब लगता है कि राजनेता कमजोर हैं, तो हम अपने माध्यम से जो भी फीडिंग करेंगे, मुख्यमंत्री जी खट से उस पर साइन कर देंगे और काम होने लगेंगे। कई बार सत्ता में ऐसा फीलिंग आता है कि हमारे हाथ में एग्जीक्यूशन आ गया है, और वो हर व्यक्ति को आता है। तो राज्य के अंदर भी ऐसे बहुत से आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्हें समय समय पर ये फील रही है कि वो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल हैं, जनता से ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें समय समय पर फैसले मिलते रहे हैं। कुल मिलाकर के सीएस की यहां से जो फिलहाल प्रतिनियुक्ति केंद्र की तरफ है, उससे बहुत सी उम्मीदें इसी तरह की लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री के करीबी होने के कारण इन्हें वहां बुला लिया गया है। लेकिन हाँ, राजस्थान में एक बात जरूर छूट गई है कि वो ये कि राजस्थान में इस तरह से इनका बीच में चले जाना वाकई में किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। अब चर्चा है कि इनके स्थान पर किसको सीएस बनाया जाए। तो एक बड़ा नाम अखिल अरोड़ा जी का चल रहा है, लेकिन अखिल अरोड़ा जी के बारे में कहा जाता है कि अब गहलोत साहब के ज्यादा करीबी रहे हैं और इनका थोड़ा प्रबंधन अलग तरह का है। इनका सीएस पर बनना भी और सीएस के साथ साथ गहलोत साहब का करीबी होना भी, कई तरीके की बातें इन पर रहती हैं। दूसरा नाम चल रहा है आनंद कुमार जी का, तीसरा नाम चल रहा है अभय कुमार जी का। अब देखिए कि कौन बनता है सीएस। अब ये सब चीजें ऐसी हैं कि अक्सर बीजेपी जब कुछ ऐसे फैसले लेती है तो सरप्राइज ही करती है, और जिनके नाम अखबार में आ जाए उनका तो नाम बिल्कुल भी फाइनली पद पर नहीं आता। देखना होगा कि भजन लाल जी ने जिस तरह से अपने प्रतिद्वंदी के रूप में कहे जाए तो सीएस को हटा दिया है या फिर उन्हें भिजवा दिया है, तो राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत दिखाने का जो इन्होंने कार्य किया है, इसमें आप सफल तो हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए इनकी ये सफलता रहे, और साथ में आने वाले समय में इन्हें अब ऐसा सीएस मिले जो ये सिद्ध करे कि सीएम की बात ही यानी कि जनता की बात ही चलती है। और इन्हें भी ये समझने की आवश्यकता है कि ये केवल अपने सेक्रेटरी के बयान के आधार पर ना चलते दिखाई दें, क्योंकि हलकों में जो चर्चा है वो यही कि आपके बस कान में बातें कही जाती हैं, आप केवल वही करते हैं जो आपको पहुंचा दिया जाता है।
आपको आवश्यकता है कि इस बात का गहराई से चिंतन मनन करें कि इनके ऊपर इस तरह के अधिकारियों के नाम ना लगें कि ये कहा तो साहब साइन करना था, बस सीएम साहब तो बस करके चले आए। ये सीएम साहब को देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।